दोस्तों 15 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचे और वहां से जो वीडियो सामने आया उसने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री हाथ फैलाए दौड़ते हुए यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद के पास पहुंचे और गले लग गए। बस फिर क्या था, ये वीडियो वायरल हो गया, मीम्स की बाढ़ आ गई, रील्स बनने लगी, हर तरफ कमेंट्स की बौछार हो गई। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन कैसे गले मिला, असली सवाल ये है कि इस झप्पी के बदले भारत को मिला क्या। और जब आप ये जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि सरकारी मीडिया जिसे ह्यूज डील बताकर पेश कर रहा है वो असल में कितनी छोटी है, ये समझने वाली बात है। चलिए आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले बात उस डील की जिसके लिए मोदी यूएई गए थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस को बताया कि यूएई की कंपनी एडीएनओसी यानी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल स्टोर करेगी। अब ये सुनकर एक आम आदमी क्या सोचेगा, यही ना कि वाह 30 मिलियन बैरल तेल मिल गया, अब तो भारत में पेट्रोल डीजल कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन रुकिए, असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये तेल आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टोरेज की जगह दी गई है। और आंकड़े देखिए तो होश उड़ जाएंगे। भारत की रोजाना तेल खपत है करीब 5.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन। अब अगर 30 मिलियन बैरल को 5.5 से भाग करें तो जवाब आता है सिर्फ 5.45 दिन, यानी पूरे 30 मिलियन बैरल भी अगर भारत को मिल जाए तो वो सिर्फ 5.5 दिन ही चलेगा, एक हफ्ता भी पूरा नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तेल भी भारत को ऐसे ही नहीं मिलेगा, उसकी मालिक यूएई की कंपनी एडीएनओसी है। ये तेल विशाखापट्टनम में, ओडिशा के चांदीखोल में और मैंगलोर के अंडरग्राउंड कैवर्न में रखा जाएगा, लेकिन इसका मालिकाना हक यूएई का होगा। भारत सिर्फ जगह देगा, अगर कभी इमरजेंसी आई, अगर कभी जंग छिड़ी, अगर कभी ग्लोबल सप्लाई रुकी तो भारत को ये तेल इस्तेमाल करने का अधिकार होगा, लेकिन वो भी पैसा देकर के खरीदना पड़ेगा, मुफ्त में नहीं मिलेगा। अब ये डील कितनी बड़ी है खुद समझ लीजिए। अमेरिका के पास अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है 714 मिलियन बैरल की कैपेसिटी का। चीन ने 1.4 बिलियन बैरल यानी कि 140 करोड़ बैरल का स्टॉक जमा कर रखा है, और हम 30 मिलियन बैरल पर खुश हो रहे हैं, जो हमारी 5 दिन की खपत भी पूरी नहीं करता। ये है असली तस्वीर जो मीडिया आपको नहीं बता रहा है। और सुनिए, और भी मज़ेदार बात यह है कि कोई पहली बार नहीं हुआ है कि एडीएनओसी भारत में तेल स्टोर कर रही है। साल 2018 में एडीएनओसी मैंगलोर के अंडरग्राउंड कैवर्न में पहले से ही करीब 6 मिलियन बैरल तेल स्टोर कर रही है। अब उसे बढ़ा करके 30 मिलियन बैरल किया जा चुका है, यानी पुरानी ही डील का एक्सटेंशन है, यानी कि कोई नया तीर नहीं मारा गया है, बस झप्पी नहीं थी, बाकी सब पुराना है। और सबसे अहम बात जो आपको पता होनी चाहिए, यूएई को भारत में तेल स्टोर करने से क्या फ़ायदा, इसका जवाब है ईरान, अमेरिका, इजराइल का तनाव। स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल रास्ता है, उससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है, और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है उसमें कभी भी ये रास्ता बंद हो सकता है। इसीलिए यूएई अपना तेल बाहर भी स्टोर करना चाहता है, ताकि अगर हॉर्मूज बंद हो जाए तो उसका तेल खराब ना हो, बल्कि भारत में रखा हुआ तेल वो दूसरे देश को बेच सके। यानी ये डील भारत के लिए कम और यूएई के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। मीडिया ने आपको ये बात नहीं बताई। अब आते हैं उस एग्रीमेंट पर जो साइन हुए। कुल 6 एग्रीमेंट साइन हुए। पहला एडीएनओसी और आईएसपीआरएल के बीच 30 मिलियन बैरल स्टोरेज का, दूसरा एलएनजी और एलपीजी स्टोरेज पर सहयोग का, तीसरा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और एडीएनओसी के बीच एलपीजी लॉन्च टर्म सप्लाई का, चौथा डिफेंस सेक्टर में पार्टनरशिप का, पांचवा कोचिन शिपयार्ड और दुबई की ड्राईडॉक वर्ल्ड के बीच जहाज मरम्मत क्लस्टर का, और छठा एडवांस टेक्नोलॉजी में सहयोग का, जिसमें 8 एक्सा फ्लॉप का सुपर कंप्यूटर भारत में लगने की बात है। और हाँ, यूएई ने $5 बिलियन का निवेश भी अनाउंस किया है, जिनमें $3 बिलियन एमिरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक आरबीएल बैंक में डालेगा, $1 बिलियन अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेगा, और $1 बिलियन इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी समान कैपिटल में डालेगी।
सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना, लेकिन सोचिए ज़रा, भारत और यूएई के बीच का सालाना व्यापार 101 बिलियन डॉलर का है। उसके सामने 5 बिलियन डॉलर कितना है? बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन मीडिया ने इसे ऐसे पेश किया है जैसे आसमान से सोना बरस गया हो। अब बात करते हैं उसे गले मिलने वाले वीडियो की जो वायरल हो गया है। आपके सांसद संजय सिंह ने कहा है कि कपड़े से पहचान लेता है हमारा शेर। उनका इशारा बहुत स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के मुस्लिम नेताओं से इतनी गर्मजोशी से मिलते हैं, लेकिन देश के अंदर जब मुसलमानों पर हमले होते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी ने भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अपने देश के मुसलमानों के खिलाफ लगातार हो रही नफरती हिंसा पर आंखें मूंदने वाले प्रधानमंत्री मोदी यूएई के अमीर को ऐसे गले लगा रहे हैं जैसे मेले में बिछड़े हुए दो भाई हों। गैरों पर करम, अपनों पर सितम। और ये सवाल सिर्फ संजय सिंह या इमरान प्रताप गढ़ी ही नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल देश का हर वो नागरिक उठा रहा है जो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पे यकीन रखता है। क्योंकि एक तरफ तस्वीर यह है कि गल्फ के देशों में मुस्लिम नेताओं के साथ मोदी जी की गलबहिया, हंसी मजाक, गिफ्ट का आदान प्रदान, और दूसरी तरफ देश के अंदर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है, मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, हलाल हराम के नाम पर रेस्टोरेंट पर हमले हो रहे हैं, नमाज पढ़ने वालों को घेरा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश हैं। यही विरोधाभास लोगों को चुभता है और इसी विरोधाभास पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। अब बात करते हैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व की। मोदी कैबिनेट में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 0 के बराबर है। बीजेपी के लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की संख्या भी न के बराबर है। बंगाल, असम, यूपी जैसे बड़े राज्यों में चुनाव लड़ाते वक्त बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से परहेज किया। अब सवाल यह है कि अगर देश के अंदर मुसलमानों को इतना भी प्रतिनिधित्व नहीं देना है तो फिर सबका साथ सबका विकास का, सबका विश्वास का नारा क्या सिर्फ चुनावी जुमला है? और ये भी समझिए कि गल्फ देशों के साथ भारत के रिश्ते भावनात्मक नहीं है, ये पूरी तरह रणनीतिक है। भारत अपनी ऊर्जा का 90% तेल विदेशों से इंपोर्ट कराता है, उसमें भी 40% एलपीजी तो सिर्फ यूएई से आता है। गल्फ के देशों में करीब 90 लाख भारतीय काम करते हैं जो हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। यूएई से भारत का व्यापार 101 बिलियन डॉलर पार कर चुका है और लक्ष्य है 2032 तक इसे 200 बिलियन डॉलर पर ले जाना। यानी मोदी जी को मजबूरन गले लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर यूएई या सऊदी अरब या कतर नाराज हो गए तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है, करोड़ों भारतीयों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती है। लेकिन ये जो रणनीतिक मजबूरी विदेश में है वो वही नरमी और गर्मजोशी देश के अंदर के मुसलमानों के लिए क्यों नहीं दिखती? यही असली सवाल है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब आते हैं उस मूल मुद्दे पर जिसने ये बहस शुरू कराई है कि अप्रैल-मई 2026 में जब इजराइल ईरान का संघर्ष चरम पर था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का खतरा मंडरा रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से अपील की थी कि तेल बचाओ। अलग अलग राज्यों के मंत्री दिखावे के लिए साइकिल पर, घोड़े गाड़ी पर, रिक्शे पर निकल पड़े थे। सोशल मीडिया पर तेल बचाओ अभियान चल रहा था। सोनार रोने लगे कि लोग सोना नहीं खरीदेंगे। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि क्या तेल बचाने का असली समाधान सिर्फ साइकिल चलाना है या फिर देश में स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाना है? अमेरिका के पास 714 मिलियन बैरल का रिजर्व है जो उसकी कई महीनों की खपत पूरी कर सकता है। चीन के पास 1.4 बिलियन बैरल यानी कि 140 करोड़ बैरल का रिजर्व है जो उसकी 90 दिन से ज़्यादा की खपत कवर कर सकता है। और भारत के पास सिर्फ 21.4 मिलियन बैरल का रिजर्व है। अब यूएई से 30 मिलियन बैरल जोड़ भी दे तो भी कुल 51.4 बिलियन बैरल होता है, यानी 9 या 10 दिन की खपत। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का बेंचमार्क है कि किसी भी देश के पास 90 दिन तक का तेल रिजर्व होना चाहिए और भारत अभी सिर्फ 10 दिन पर है। इसका मतलब है कि अगर कभी भी कोई बड़ा संकट आए, कोई जंग छिड़ी, कोई ग्लोबल सप्लाई रुकी तो भारत को सिर्फ 10 दिन में पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। फिर भी इस मुद्दे पर सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। बस यूएई से एक एग्रीमेंट साइन कराकर 30 मिलियन बैरल का जुगाड़ कर लिया गया है और मीडिया में ढिंढोरा पीट दिया गया है कि बहुत बड़ी डील हुई है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय के मन में है, क्या इस डील से पेट्रोल डीजल सस्ता होगा? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये डील भारत को सस्ता तेल देने की नहीं है। ये डील सिर्फ इतनी है कि यूएई अपना तेल भारत में स्टोर कर सकेगा और ज़रूरत पड़ने पर भारत उसे बाजार भाव पर खरीद सकेगा। यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल $100 बैरल है तो भारत को $100 बैरल पर ही मिलेगा और डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कोई रियायत नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक और बात समझिए, हाल ही में भारत में पेट्रोल डीजल के दाम 3% बढ़े हैं। 4 साल बाद पहली बार दाम बढ़े हैं और सरकार कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े हैं इसीलिए हम मजबूर हैं।
लेकिन सच ये है कि सरकार खुद भी पेट्रोल डीजल पर भारी टैक्स लगाती है। अगर वे टैक्स कम कर देते तो दाम तुरंत कम हो सकते थे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है क्योंकि उससे राजस्व कम हो जाएगा। तो आम जनता को राहत कहाँ से मिलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं डिफेंस डील की, जो दूसरी सबसे बड़ी डील है। इस यात्रा में हुई भारत में यूएई के बीच स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क साइन हुआ। इसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ज्वाइंट ट्रेनिंग, मिलिट्री एक्सरसाइज, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस और सिक्योर कम्युनिकेशन पर सहयोग होगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये भी फ्रेमवर्क ही है। असली डील अभी होनी बाकी है। यानी कब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, कब हथियार बनेंगे, ये अभी तय नहीं है, बस एक कागज़ पर साइन हुआ है। और इसी तरह कोचिन शिपयार्ड और दुबई की हाईडॉक वर्ल्ड के बीच जो डील हुई है, उसमें बड़ी नार में जहाज मरम्मत क्लस्टर बनेगा। ये अच्छी बात है क्योंकि इससे रोज़गार आएगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, लेकिन कब बनेगा, कब चालू होगा, ये भी अभी टाइमलाइन तय नहीं है। अब आते हैं उस सुपर कंप्यूटर की बात पर जो 8 एक्सा फ्लॉप का होगा। ये भी एक टर्म शीट साइन हुई है, यानी अभी सिर्फ इरादा जताया गया है, कब कैसे कहाँ बनेगा ये नहीं बताया गया है। यानी पूरी यात्रा में जितने भी एग्रीमेंट हुए उनमें से ज़्यादातर फ्रेमवर्क और टर्म शीट है। असली ज़मीनी काम कब शुरू होगा ये सरकार ने अभी नहीं बताया, और शायद यही वजह है कि विपक्ष इस यात्रा को इवेंट मैनेजमेंट कह रहा है। यानी जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हाथ में ठोस कुछ भी नहीं है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज़्यादा अहम है, क्या इस डील से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत हुई? जवाब है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ तेल स्टोरेज करना नहीं, उसका मतलब है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर निवेश, सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रोजन फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, बायोफ्यूल, इन सब पर बड़े स्तर पर काम करना। अगर भारत अपनी निर्भरता तेल पर से कम करना चाहता है तो कितने भी रिजर्व बना ले, समस्या खत्म नहीं होगी। और इस मामले में भारत बहुत पीछे है। चीन ने 2030 तक 40% बिजली रिन्यूएबल सोर्स से बनाने का लक्ष्य रखा है और वो उसके करीब पहुंच चुका है। यूरोपीय यूनियन के देश 50% से ज़्यादा बिजली रिन्यूएबल से बना रहे हैं। भारत अभी मुश्किल से 20% पर है। यानी असली समस्या तेल पर निर्भरता है और उसका समाधान सरकार नहीं ढूंढ रही है, बस ऐसी झप्पी वाली डील पर ज़्यादा दे रही है। अब आखिर में बात करते हैं सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया की। इस वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भैया इतनी गर्मजोशी से देश के अंदर के मुसलमानों के साथ क्यों नहीं दिखाई जाती। अब आखिर में बात करते हैं सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया की। इस वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इतनी गर्मजोशी देश के अंदर के मुसलमानों के साथ क्यों नहीं दिखाई जाती। और दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में सरकार ने ऐसे कई पैरोडी अकाउंट्स पर एक्स यानी ट्विटर से बैन लगाया है जो प्रधानमंत्री के विदेश यात्राओं पर मजाक बनाते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन पुलकित मणि का एक रील जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के गले लगने के अंदाज का मजाक उड़ाया था, उसे हटवा दिया गया। यानी एक तरफ सरकार कहती है कि लोकतंत्र मजबूत है और दूसरी तरफ हंसी मजाक करने वालों को भी चुप करवाया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो दर्शकों, मामला साफ है, मोदी की यूएई यात्रा सुनने में जितनी बड़ी लगती है उतनी असल में है नहीं। 30 मिलियन बैरल तेल का इंतजाम सिर्फ 5.5 दिन का है, बाकी सब एग्रीमेंट, फ्रेमवर्क और टर्म शीट है। लेकिन असली काम कब होगा पता नहीं। $5 मिलियन का निवेश हुआ है, लेकिन ये भी पूरे व्यापार के मुकाबले बहुत बड़ा नहीं है। फिर भी मीडिया इसे ऐसे पेश कर रहा है जैसे भारत ने तेल का खजाना खोज लिया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि गल्फ़ के मुस्लिम नेताओं से जो गर्मजोशी मोदी जी दिखाते हैं, वही गर्मजोशी, वही सम्मान, वही देश के अंदर के मुसलमान के लिए क्यों नहीं? ये सवाल खड़ा है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि ये डील वाकई भारत के लिए फ़ायदेमंद है या ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है? क्या आप मानते हैं कि इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा विदेश में मुस्लिम नेताओं के साथ होता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।